गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए नए साल की आगाज़ की जाए और इस आगाज़ में पढ़ाई भी शुरू की जाए। इसेंशियल है हमारा पढ़ाई। आप लोगों ने अभी तक बेसिक कंसेप्ट में बहुत कुछ देखा होगा। अब थोड़ा इस बेसिक कंसेप्ट से हटके वो काम करना है हमें। बेसिक कंसेप्ट का आज क्लास नहीं है। बेसिक कंसेप्ट से हटके हमें वो काम करना है जो जिससे हमारे सिजिल की नींव रखी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि हम एक ऐसे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना कभी समझौता करने के लिए जाना नहीं जाता है। आपने एक ग्रामर में चैप्टर पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हटके हम क्लास दे रहे हैं दैट मीन्स कि उसका नाम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ एग्रीमेंट ना हो करके डिसएग्रीमेंट होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस डिसएग्रीमेंट पे कहीं आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? पहली बार ये शायद आप लोग नाम सुने होंगे कि डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट भी कोई ना कोई एक चैप्टर होता है, ठीक है, होता है, जिसको आप लोगों ने बखूबी पढ़ा था। एक बात बताइए, आई के साथ वॉज आता है कि वेर? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आई के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता है। लेकिन आप लोगों ने ये भी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है कि अगर मैं एक राजा होता, तो वहां पे तुरंत लिख देते हैं इफ आई वर अ किंग। इफ आई वर अ क्या? किंग। अच्छा आई के साथ तो हमेशा वॉज आता है, लेकिन अब यहां आप आई के साथ वॉज दोगे तो आपका ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट होगा, तो यहां पे आई के साथ तो वर ही रखना पड़ेगा। तो भाई ये एग्रीमेंट हुआ कि ये डिसएग्रीमेंट हुआ? सब्जेक्ट के साथ ये क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट। इसी कंसेप्ट को आज हम आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हम लोगों का अगर कहें बिना पढ़े हमारा कंपटीशन से लेकर के कोई भी क्लासेस जो होते हैं अधूरे हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये बेसिक कंसेप्ट से हटके है। ठंड की अनुभूति भी सबको हो रही है, इसी बीच में थोड़ा सा पढ़ाई भी जारी की जाए। ये देखिए हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये डिसएग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है। आई के साथ वॉज आता है, वर्ब नहीं आता, लेकिन आप जब भी पढ़े होंगे तो इफ आई वर अ किंग, आपने ये नहीं पढ़ा इफ आई वॉज अ किंग। तो इसी डिसएग्रीमेंट चैप्टर को हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने बेसिक कंसेप्ट से हट करके ग्रेजुएट लेवल के कंसेप्ट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ जब हमने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट न हो करके सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एक डिसएग्रीमेंट बनाएगा, तो इसे हम समझे कैसे हम समझे? तो एक चीज याद रखिएगा कि इस थ्योरी को हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़े वो कंप्लीट सेगमेंट होता है ना, ऐसा नहीं है। आपने कभी डिसएग्रीमेंट का नाम नहीं सुना है, लेकिन वो चीज हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए नो ऐसे शब्द होते हैं, पहले इस चैप्टर को देखें। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट है, दोनों के बीच में समझौता नहीं चलेगा, दोनों के बीच में आपस में सहमति नहीं होगी, असहमति होगी। इसी चैप्टर को हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। नो ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी एक बेसिक कंसेप्ट से हट करके अपने नींव को रखते हैं, तो उनके साथ क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम उन 4 वर्ब्स का नाम लेंगे जो इस कंसेप्ट में आते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है ये सजेस्ट। क्या आता है? सजेस्ट, ठीक है। दूसरा जो आता है उसको हम लोग नाम देते हैं रेकमेंड। सजेस्ट के बाद आपको लिखना है रेकमेंड, सजेस्ट के बाद आपको लिख देना है रेकमेंड, रेकमेंड के बाद हमें लिखना है डिमांड, रेकमेंड के बाद हमें लिखना है डिमांड, और चौथा वर्ब में आ जाता है एडवाइस, ADVICE।
SE। गलती से यहाँ CE नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जहाँ C रहेगा वो नाउन है, तो यहाँ पे C वाला काम नहीं करना है, SE वाला काम करना है। ये चारों जो हैं यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये क्या है, वर्ब। हमने 9 शब्दों का निर्माण, 9 वर्ड्स, 9 क्या वर्ड्स, जिसमें 4 शब्द आपके वर्ब है, 4 शब्द वर्ब हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद हमारा 4 जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। 4 एडजेक्टिव में कौन कौन, तो सुनिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो दूसरा होता है वाइटल, तीसरा होता है इसेंशियल, चौथा आपका हो जाएगा डिजायरेबल। ये 4 वर्ब, 4 एडजेक्टिव और एक है एडवाइस, और ये एडवाइस दोस्त नाउन है। ये एडवाइस क्या है, नाउन है। तो ये देखें 9 वर्ड बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, नोटबुक उतारेंगे और इसे आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम कंसेप्ट दे रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट से हट करके ये क्लास चल रहा है, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपके करियर के लिए आपका CGL का टैग लगना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या सजेस्ट लिखा, रेकमेंड लिखा, डिमांड, एडवाइस, ADVISE, फिर इंपॉर्टेंट, फिर वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल और लास्ट CE वाला एडवाइस, जो कि अपने आप में नाउन है। दैट मींस कि 4 वर्ब, 4 एडजेक्टिव और एक नाउन। ये कहता क्या है आपसे, तो ये कहता क्या है कि अगर इन सारे शब्द के बाद अगर दैट आता है, इन सारे शब्द के बाद अगर दैट आता है, तो चाहे किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्ब का मोड हमेशा चलेगा फर्स्ट, बशर्ते कि इनके बाद दैट आए। ये रूल तब लागू नहीं होगा जब इन सब के बाद में टू आ जाए। ये रूल तब लागू नहीं होगा, रूल इज नॉट एप्लीकेबल, जब इनके बाद क्या आ जाए, टू। याद रखें, सजेस्ट, रिकमेंड, डिमांड, एडवाइस, इंपॉर्टेंट, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल और एडवाइस अगर अपने बाद दैट लेकर के आता है और उसके बाद एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो होता है, ये सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, और अपने बाद वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। इसे हम एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे। बशर्ते कि अगर इनके बाद टू आ जाए तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आना चाहिए इसके बाद, दैट, नहीं आना चाहिए क्या, टू। तो अगर दैट पे हमने क्वेश्चन, ये रूल का नींव रखा है, तो दैट पे क्वेश्चन भी हमारा आना चाहिए, बनना चाहिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज important that he invited। अच्छा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए आपके चैप्टर में और हम पहला आपको क्वेश्चन दें, पहला हैज, दूसरा इज और तीसरा हम आपको ऑप्शन दे दें बी, तीसरा ऑप्शन दे दें बी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आएगा नहीं होगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये आपका आंसर नहीं होगा, जबकि यही आपका एप्रोप्रिएट आंसर है और ये दोनों नहीं है। क्यों, चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये रूल जब आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक्टिव फॉर्म में आपका आंसर का डिमांड हो, तो चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो,
जो वर्ब का मोड रहेगा प्लूरल, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। अगर पैसिव में डिमांड हो तो हम बी प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और यहां पर अगर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो यहाँ पे दो ही ऑक्सिलरी वर्ब होगा, या तो बी होगा या तो हैड होगा। चलिए, अब ये जो हम रूल लिखे हैं ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम इसके ऊपर क्वेश्चन को डील न कर लें, बना लें। मेरा ये स्टेटमेंट था कि ये जो 9 वर्ड है अपने बाद ये देखें दैट आने की वजह से ये रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेगा, न कि किसी और फॉर्म को। दूसरी बात, और अगर इसके बाद टू नहीं आएगा तो ये रूल एप्लीकेबल, दैट मीन्स टू आना चाहिए, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। टू अगर आ जाए तो इसके साथ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो इसे हम इरेज करते हैं, और इसे इरेज करने के बाद में इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देंगे। सबसे बड़ी बात, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है यहां से बनाने की कोशिश आप करें। हमने क्या कहा, कोई भी आप पार्टी में कोई भी आपको इनवाइट किया जाता है तो एक बात बताएं कि जब पार्टी में आपको इनवाइट किया जाता है, आप स्वतः तो इनवाइट होते नहीं है, किसी और के द्वारा किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी और के द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे इंग्लिश इज रेड, इंग्लिश पढ़ी जाती है, तो ये क्या है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ भी वह स्वतः इनवाइट नहीं हुआ है, उसको किसी ने इनवाइट किया। और हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन अगर आता है तो भाई इसके लिए इज सुटेबल है, और जैसे ही आप इज लिखेंगे ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा गलत, और तब हमें लगेगा कि नहीं, हमें तो क्लेम करना चाहिए भाई मेरा तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप आंसर की में देखेंगे तो नहीं। आप एक चीज देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट का फिगर बना है, इसके बाद दैट आया है, बिल्कुल दैट है हमारे क्वेश्चन में। अब देखिएगा पैसिव का डिमांड है तो पैसिव के लिए बी प्लस V3, दोस्त मेरे V3 पहले से अवेलेबल है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, बी। मेरा आंसर क्या हो गया, बी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, एक और इसी थीम पे बेस्ट आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इरेज कर देते हैं इसे ताकि आप लोगों का आगे का क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, I suggested that he ... there। अब इसके लिए देखिए, ये अभी हमने क्वेश्चन पैसिव मोड का बनाया, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही बी इनवाइटेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि I suggested that he ... there, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन जा रहा है, पहला ऑप्शन वेंट गया, दूसरा ऑप्शन गो जाता है, तीसरा ऑप्शन जा रहा है हैज गॉन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, I suggested that he ... there। अब सजेस्टेड के बाद दैट लगा है, अच्छा वो स्वयं जाएगा ना, ठीक है। अब सजेस्टेड के बाद जब दैट आया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क पड़ता नहीं है। नाउ यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि यहाँ कुछ और नहीं, वेंट नहीं होगा, हैज गॉन नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर पहले से अवेलेबल है जिसका नाम क्या है, गो। आपके दिमाग में सबसे पहले अगर कहा जाता कि एलिमिनेट करो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एलिमिनेशन होता क्या कि ही के साथ भाई गो कभी नहीं आएगा, हमने गो को एलिमिनेट कर देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये रूल आपका तब एप्लीकेबल होगा जब इनके साथ दैट जुड़ा रहे और एक्टिव फॉर्म की डिमांड हो। यहाँ पे एक्टिव फॉर्म की डिमांड है और ये पहला फॉर्म वर्ब का लेगा, अन्यथा
हमें देख के क्या लगता है कि भाई पास्ट से सेंटेंस शुरू हुआ है तो इसका अगला पार्ट भी हमें पास्ट में करना था, वेंट हम करके आते और फिर हो जाते हम गलत। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। ये क्वेश्चन आसान नहीं होता है। कब आसान नहीं होता है? जब आप इस रूल को जानते नहीं हैं और उस समय अगर कोई कहता है कि ये गो होगा इसका आंसर, तब हमें लगता है क्या कि हमने कुछ तो गड़बड़ी किया है या कुछ अधूरा है, या जो बताने वाला है उसका नॉलेज कम है कि ही के साथ गो हमने तो कभी देखा ही नहीं था। ये होता है इंग्लिश का चैप्टर। इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको हिंदी की जरूरत नहीं है। और नो डाउट कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बनता है, दैट मीन्स कि you are now the person that can change the way of reading this skill, और वहां पे आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं कि देखिए हाथों हाथ में हमने देखते देखते रूल को बना डाला, पढ़ डाला। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो जो बेसिक लेवल का नहीं है, जो मेंस की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, उनके लिए इस लेवल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये YouTube चैनल पे जो अभी आप लोगों ने थ्योरी को देखा है, ये उन सारे बच्चे, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है जो अपने आने वाले दिनों में मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं या CGL लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वैसे बच्चे खास करके जो बेसिक से ऊपर उठ गए हैं, जिन्हें क्वेश्चन बनाने का आदत पड़ गया है, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट का, लेकिन ठीक वही काम हमने किया कि इफ आई वर अ किंग। वो हमारे लिए फेमस स्टेटमेंट था, फेमस डायलॉग था कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता या होती। तो ये सारे ना फेमस स्टेटमेंट है जिसे हम लोगों को कहने में सुविधा होती है। ये सारे इतने प्रचलन में नहीं है, बोलचाल के दौरान नहीं है। ये आपके कंपटीशन के चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक आता है जिसे अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अब ऐसा करना नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है तो डिसएग्रीमेंट भी होता है, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये 9 वर्ड अगर आ जाए तो इस पे हमें काम करना छोड़ना नहीं है। आगे के वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट भी जारी होगा। तब तक के लिए अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।